हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स की इमरजेंसी। जो इमरजेंसी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन कर रखे हैं, जो कितने टाइप की इमरजेंसी होती है, उन हर एक इमरजेंसी को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और विद PYQ करेंगे। कौन कौन सी क्वेश्चन कौन कौन सी इमरजेंसी से किस टाइम पूछे गए हैं, वो सारे हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। और इस इमरजेंसी के अंदर जैसे अपन कुछ फैक्चुअल डेटा जो है इसके, कहाँ से हमने ये इमरजेंसी प्रोविजंस लिए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए थे। और ये जो इमरजेंसी के टाइम के अंदर कुछ राइट्स का सस्पेंशन जो होता है, तो वो हमने किस में से लिए थे? वेमार, जो जर्मनी का रिपब्लिक है, वेमार रिपब्लिक ऑफ जर्मनी या वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यहाँ से हमने क्या लिए थे? इमरजेंसी प्रोविजन रिलेटिंग टू द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये क्या क्या होते हैं हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये दो आपके फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और जो PYQ का एक क्वेश्चन आ रखा है वो आप पहले देख लीजिए। Consider the following statement regarding Article 356 of the Constitution। 356 of the Constitution यानी कि प्रेसिडेंट रूल की ये बात कर रहा है। तो प्रेसिडेंट रूल के इसके अंदर इससे रिलेटेड आपको आर्टिकल्स के जो है चीज़ें बतानी है। देखो, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी ना, ये अकेला थोड़ा ये और भी ऑप्शन है इसके अंदर। फिर है प्रोक्लेमेशन अंडर दिस आर्टिकल कैन बी रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यस, नाउ इट कैन बी रिव्यूड। Along with this proclamation, state legislative assembly can be dissolved. Yes, it can be dissolved. And this proclamation has to be approved by each house of the parliament within 2 months. ये भी सही है। तो इसके आंसर जो है, आप वैसे तो मैं हिंट दे चुका, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर प्रॉपर आंसर बताना है। तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, कौन कौन सी इमरजेंसी होती है और कौन कौन सी इमरजेंसी है, हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करें इमरजेंसी के जो प्रोविजंस है वो कहाँ मेंशन है। अंडर आर्टिकल 352 से लेके 360 तक इमरजेंसी के प्रोविजंस मेंशन है। और ये जो है आपका 18 पार्ट के अंदर कवर होता है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस है जो आपके 18 वाले पार्ट के अंदर कवर होते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, तो अब हम इस इमरजेंसी के अंदर 3 टाइप की इमरजेंसी पढ़ेंगे। नंबर 1 इमरजेंसी वो है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी आती है अंडर आर्टिकल 352। और नेशनल इमरजेंसी के 2 टाइप होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, उसके बाद में ये नेशनल इमरजेंसी हम कब पढ़ेंगे? नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। अभी आर्म्ड रिबेलियन जो है, आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस अमेंडमेंट से इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस में कन्वर्ट किया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। ठीक है, दूसरी जो इमरजेंसी है हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी। एक्चुअल में इमरजेंसी वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये किस आर्टिकल के अंडर में आती है? अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, देन नंबर 3 that is फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये किस आर्टिकल में आता है? फाइनेंशियल थ्रेट होती है तब, अंडर आर्टिकल 360। तो ये 3 इमरजेंसी है हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हम इसके अंदर डिस्कस कैसे करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे वो मैं बता देता हूँ, और कौन सा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यदि देखें, बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है इमरजेंसी, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो ग्राउंड, किस ग्राउंड पे ये लगती है। दूसरा है अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, कितने टाइम तक ये रह सकती है। नंबर 3 रिवोकेशन, यानी कि वापस कैसे हटती है। और नंबर 4 दैट इज इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट्स इसके दूसरी मशीनरी के ऊपर, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया और सारी चीज़ों पे कैसे इम्पेक्ट पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेशनल इमरजेंसी से। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी की यदि मैं बात करूं तो वो मेंशन है अंडर आर्टिकल 352 के अंदर। ग्राउंड मैंने बता दिया, वार, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। तो ये जो है आपका वार एंड एक्सटर्नल अग्रेशन, ये तो है एक्सटर्नल इमरजेंसी नंबर 1। नंबर 2 पे जो आपका है इंटरनल डिस्टर्बेंस, या फिर आप कह सकते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये अभी तक आपने बताया नहीं कमेंट सेक्शन के अंदर। आर्म्ड रिबेलियन वाला जो है आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन ये किसकी जगह, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये चेंज कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। ओरिजिनली क्या था, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इंटरनल डिस्टर्बेंस इज द थर्ड ग्राउंड फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। बाद में क्या हुआ, ये जो एक्सप्रेशन जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये बहुत ज़्यादा वेग था, तो एक वाइडर कनोटेशन लेने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो अब क्या है, नेशनल इमरजेंसी ऑन द इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे नहीं हो सकती। इंटरनल डिस्टर्बेंस के ऊपर कब हुई थी, 1975 में हुई थी। तो अब क्या है, आर्म्ड रिबेलियन। यहाँ पे आपको ये आंसर इसका मिल गया। ओरिजिनली क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस था, अब यहाँ पे ओरिजिनल, बट अब आपके यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस अमेंडमेंट से, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये है। अब इनके अप्रूवल और इमरजेंसी से रिलेटेड देखें, अप्रूवल और इमरजेंसी से रिलेटेड देखें तो प्रोक्लेमेशन किस किस ग्राउंड पे हो सकता है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। यदि बात करूं मैं अप्रूवल एंड ड्यूरेशन की, अप्रूवल एंड ड्यूरेशन की, तो 1 महीना लगता है, 1 month आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975, और ओरिजिनली कितना था, 2 month। तो अब क्या है, 1 महीना इसको अप्रूव होने में लगता है, बोथ दी हाउस दो भी पार्लियामेंट, दोनों हाउस से इसको अप्रूव होने में। फिर है इसके अंदर 6 month एट ए टाइम फॉर अनलिमिटेड आफ्टर अप्रूवल। एक बार अप्रूव हो गया, 6 महीने से इसको अप्रूव लेना पड़ता है, ठीक है। पीरियोडिकल अप्रूवल, ये जो पीरियोडिकल अप्रूवल है ये कब जोड़ा गया था, ये भी 44 से ही जोड़ा गया था। पीरियोडिकल अप्रूवल जो है ये कब जोड़ा गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही जोड़ा गया था। पीरियोडिकल अप्रूवल है, ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही जोड़ा गया था। यदि बात करूं कैसे पास होगी, पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अर्लियर सिंपल मेजॉरिटी, पहले सिंपल मेजॉरिटी थी, स्पेशल मेजॉरिटी आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में, ठीक है। अर्लियर सिंपल मेजॉरिटी थी। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये भी बोल दिया कैबिनेट की जो है रिटर्न रिकमेंडेशन भी चाहिए, रिटर्न रिकमेंडेशन भी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो थी इसके अंदर आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है। रिवोकेशन की यदि मैं बात करूं हटती कैसे है,
तो रिवोकेशन की मैं बात करूं तो स्टार्ट कैसे होती है और क्लोज कैसे होती है देख लेते हैं अपन। स्टार्ट और क्लोज। स्टार्ट के लिए स्टार्ट बाय बोथ द हाउस, स्टार्ट बाय बोथ द हाउस, वो भी किससे? स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। क्लोज बाय लोकसभा, एंड बाय whom? बाय सिंपल मेजोरिटी। अनाउंस होती है स्पेशल मेजोरिटी से, क्लोज होती है आपकी सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, तो स्टार्ट दोनों हाउस मिलके करते हैं, क्लोज करने का जो काम है आपका लोकसभा अलोन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इफेक्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, तो 3 फीचर है मेन इफेक्ट की यदि मैं बात करूं तो 3 एस्पेक्ट के अंदर इफेक्ट होगा। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के अंदर चेंजेस आएगा, लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, लाइफ ऑफ द लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड फंडामेंटल राइट्स। ये 3 मेजर चेंजेस इसमें आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेट असेंबली के अंदर है, स्टेट ज़्यादातर क्या है सेंटर के कंट्रोल में आ जाता है, सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, तो इसको अपन कंपैरिजन है, पहले स्टेट इमरजेंसी कर लेते हैं फिर इसको कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले है अपन तब तक प्रेसिडेंट रूल को कंपेयर कर लेते हैं। पहले प्रेसिडेंट रूल, वही सेम केस। प्रेसिडेंट रूल जो है अंडर आर्टिकल 355, ये क्या है? इम्पोज ए ड्यूटी ऑन the center, impose a duty on the center to ensure that government or every state is carried on in accordance with the provision of the constitution। ये इसके अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है स्टेट मशीनरी। ठीक है, और उसके बाद में इट इज दिस ड्यूटी टू परफॉर्मेंस ऑफ विच द सेंटर टेक्स ओवर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 356 टेक्स ओवर, कब? इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। ये केस होता है तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी आ जाती है। अब यहाँ पे वही सेम केस देख लेते हैं अपन, भाई कैसे कैसे इसके ग्राउंड है। तो ग्राउंड तो ये हो गया फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गया उसकी वजह से, या फिर इसमें ज़रूरी नहीं है, प्रेसिडेंट रूल है, 2 केस में हो सकता है। एक तो ये हो गया कि भाई प्रेसिडेंट जो है नंबर 1 पे देखें तो प्रेसिडेंट कैन एक्ट ईदर ऑन द रिपोर्ट और नोट, या तो गवर्नर रिपोर्ट देता है या नहीं भी देता है तो भी ये और नोट। ठीक है, दूसरा ये है 365 के बेसिस पे यदि गवर्नमेंट सेंटर के द्वारा डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर की दी हुई डायरेक्शन यदि फॉलो नहीं होता है, इन दैट केस भाई कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है वो फेलियर का केस होता है और उस केस के अंदर है प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकता है। तो अब अप्रूवल देख लेते हैं इसकी, अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। तो अप्रूवल की बात करें तो 2 मंथ है इसके अंदर, 2 मंथ से बोथ द हाउस से अप्रूवल होनी चाहिए और बोथ द हाउस एंड सिंपल मेजोरिटी है, ठीक है। बियॉन्ड 1 ईयर इसके अंदर क्या है, 1 साल से ज्यादा, बियॉन्ड 1 ईयर 6 मंथ एट ए टाइम ओनली इन 2 कंडीशन। इससे ज्यादा 1 साल से ऊपर जाना है तो कब, या तो नेशनल इमरजेंसी है
या दूसरा केस है इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि इलेक्शन है अब होल्ड नहीं हो सकते, कंडीशन जो है वो थोड़ी सी खराब हो रखी है, तो इन दैट केस इसके जो है साल भर से ऊपर हो सकता है। मैक्सिमम ये कितने टाइम तक हो सकती है, मैक्सिमम 3 ईयर्स तक हो सकती है, और नेशनल इमरजेंसी अनलिमिटेड टाइम के तक हो सकती है। अब अप्रूवल तो 2 मंथ का सिंपल मेजोरिटी से बोथ हाउस। और रिवोकेशन जो है हटाने वाला जो केस है वो कौन करता है, रिवोकेशन बाय प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट का मन हो उसी टाइम ये प्रेसिडेंट हटा सकता है, सस्पेंड कर सकता है, प्रेसिडेंट इसको हटा सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ये सारे जो है इसके अंदर। अभी इसके अंदर जो है अपन आगे का जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो भी एक बार इसको देख लेते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी इसकी यदि बात करें तो यह है अंडर आर्टिकल 360 के अंदर, और 2 मंथ हो सकते हैं। अब जनरली क्या इशू क्या है, ये अभी तक अपने जरूरत पड़ी नहीं है, तो इसके बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में लिखा हुआ था वही चल रहा है, कुछ चेंजेस नहीं हुए, कोई अमेंडमेंट नहीं है। कंटिन्यूज इनडेफिनेट, जब तक सिचुएशन सही नहीं होती है तब तक ये चलती रहती है, टिल इट इज रिवोक्ड, जब तक इसको वापस रिवोक नहीं किया जाता है तब तक चलती जाती है। देयर इज नो मैक्सिमम टाइम, there is no maximum period for an repeated parliamentary approval, repeated parliament approval is not required, approval is not required। स्टार्ट कैसे होती है, स्टार्ट बाय एनी हाउस from simple majority, start by any house from simple majority and close by president। और प्रेसिडेंट भी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है, क्लोज बाय प्रेसिडेंट किसी भी टाइम, नो अप्रूवल रिक्वायर्ड, पार्लियामेंट की कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी वाली टाइम तो क्या होगा, इसका तो ज़्यादा कोई खास है नहीं। फाइनेंशियल इमरजेंसी वाली टाइम में क्या होगा, ज़्यादातर जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है स्टेट की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेगी, सैलरीज वगैरह है वो रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं इसके अंदर। भाई जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है तो सैलरी से रिलेटेड है, इसके अंदर आपका कोई इसके अंदर कोई खास और है नहीं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है अपन कंपेयर कर लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी, भाई इस पर फ़र्क क्या पड़ता है, तो नेशनल इमरजेंसी 352 एंड 356 प्रेसिडेंट रूल, इसको कंपेयर कर लेते हैं। अब देखो, नेशनल इमरजेंसी को हम कब ला सकते हैं, जब इंडिया की यूनिटी और इस टाइप के खतरे में हो, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का मुद्दा हो, तो ये किसी पार्ट में भी आ सकता है और पूरी कंट्री में भी आ सकता है। वार, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म रिबेलियन के अंदर ये हो सकता है, पार्ट ऑफ द कंट्री और पूरी के अंदर भी, और फुल ये हो सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड आउट ऑन दी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि वार, एक्सटर्नल अग्रेशन, या फिर कोई और रीजन होता है जिसकी वजह से ये नहीं चल रहे हैं, तो इस केस के अंदर आपका प्रेसिडेंट रूल लाया जा सकता है। फिर आता है इसकी ऑपरेशन की, स्टेट एग्जीक्यूटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है, अभी देखा था ना हमने किस किस की चीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कंटिन्यू टू फंक्शन, इसके अंदर कंटिन्यू रहते हैं, कंटिन्यू टू फंक्शन, एक्सरसाइज द पावर अनसाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी इनको पावर दी जाती है, और कनकरेंट पावर मतलब घूम फिर के सेंटर पावरफुल हो जाता है, लेकिन जो भी काम होता है वो सेंटर जो बोलता है वो इनको करना पड़ता है। और इस केस के अंदर क्या होता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो डिसमिस हो जाता है, डिसमिस्ड, एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये तो डिसमिस कौन हो जाता है, एग्जीक्यूटिव। एंड दूसरा जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर जो है, स्टेट लेजिस्लेचर इसके अंदर क्या चेंजेस आता है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर या तो वो
सस्पेंड हो जाते हैं, आइदर सस्पेंडेड और डिजोल्व, ये केस होते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ही इसके अंदर रूल करता है, किसके थ्रू? गवर्नर के थ्रू। और जो भी स्टेट के अंदर रूल बनाने होते हैं वो कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर जो है ओवरऑल अपन कहें, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पावर जो है ये कौन एक्सरसाइज करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है इस केस के अंदर। ठीक है, पार्लियामेंट कभी भी इस साइड में इमरजेंसी में देखें अपन, नेशनल इमरजेंसी के अंदर, तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट, जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो है, स्टेट लिस्ट जो है उसके अंदर भी कुछ भी पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। और अभी इस केस के अंदर देखें नेशनल इमरजेंसी के बाद में, तो पार्लियामेंट जो है पावर डेलीगेट करती है प्रेसिडेंट के थ्रू, और प्रेसिडेंट के थ्रू आगे के जो काम है स्टेट की कंसल्टेशन से जो भी गवर्नर वगैरह होते हैं उनसे काम कराते हैं। इधर अपने देखें तो मैक्सिमम पीरियड जो है, नो मैक्सिमम पीरियड, लेकिन यहां तो 3 ईयर मैक्सिमम पीरियड हमने देखा था। ठीक है, तो उसके बाद में नॉर्मल कंडीशन हो जाती है। सेंटर विथ ऑल द स्टेट अंडरगो ए मॉडिफिकेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन मॉडिफाइड। अंडर दिस रिलेशनशिप ऑफ द ओनली स्टेट, जिस स्टेट के अंदर इश्यू है सिर्फ उसके ही इसके अंदर मॉडिफिकेशन में होता है। ठीक है, इधर आपका स्पेशल मेजॉरिटी देखी थी हमने पास करने के लिए, और प्रेसिडेंट रूल के अंदर आपकी सिंपल मेजॉरिटी रहती है। इट अफेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, राइट्स ऑफ सिटीजन अफेक्ट होते हैं इसके अंदर? नो अफेक्ट। इसके अंदर कोई अफेक्ट नहीं है। इसके अंदर लोकसभा जो है रिवोक कर सकती है, लोकसभा कैन रिवोक, यहां प्रेसिडेंट अपना आप कर लेता है। तो ये मेजर जो है इसके डिफरेंसेज जो थे। अब आपको करना क्या, इस इमरजेंसी से रिलेटेड आपको 2-3 चीजें हैं आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक तो आर्टिकल 44 है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और दूसरा आपको आर्टिकल 42 जो है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेजर इसके अंदर चीजें हैं। अब फंडामेंटल राइट का देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन का क्या केस है। तो फंडामेंटल राइट का जो इश्यू है, आर्टिकल 358 कहता है अंडर आर्टिकल 19 जो क्लस्टर ऑफ राइट है, ऑटो सस्पेंड कब? वार एंड एक्सटर्नल अग्रेशन, यदि इमरजेंसी का रीजन है तो 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 359 कहता है सस्पेंशन डन थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2120। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट को डायरेक्शन देती है किसके अंडर में? डायरेक्शन अंडर 365। एंड स्टेट इमरजेंसी किसके ऊपर लगाती है? स्टेट इमरजेंसी किस आर्टिकल के बेसिस पे लगाती है? स्टेट इमरजेंसी लगाती है 356। ठीक है, तो ये है आपका। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें जो थी आपके पीछे जो चेंजेज हो रहे हैं वो एक बार मैं बता देता हूँ। सेंट्रल स्टेट के अंदर एग्जीक्यूटिव का जो टाइम है वो जनरली क्या होता है, इसके अंदर जो भी मैटर होता है स्टेट गवर्नमेंट का वो कंप्लीटली क्या है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाता है। पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट है वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर रूल बनाने के लिए मतलब एलिजिबल हो जाती है, और जो भी स्टेट के सब्जेक्ट है उसके अंदर भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पार्लियामेंट के पास में चली जाती है। ये तो इसके अंदर फाइनेंशियल वाले में देखें तो प्रेसिडेंट कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रेवेन्यू का सेंट्रल और स्टेट के बीच में वो सारा का सारा मतलब चेंज कर सकता है। और फिर उसके बाद में लोकसभा और स्टेट असेंबली के ऊपर क्या होता है, लोकसभा और स्टेट असेंबली जो जनरली है टेन्योर इसकी बढ़ जाती है,
लोकसभा और राज्यसभा की जो लोकसभा और स्टेट असेंबली की टेन्योर है वो इंक्रीज हो जाती है इसके अंदर, नेशनल इमरजेंसी वाले केस के अंदर। फंडामेंटल राइट के अंदर मैंने आपको बताया आर्टिकल 19 जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358 जब प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी है आपका वार और एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से तो ऑटो सस्पेंड हो जाता है। अदरवाइज 359 जो होता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट जो है 20 और 21 के अलावा सारे के सारे सस्पेंड हो जाते हैं। यहाँ पे 20 और 20 एक्सेप्ट 20 और 21 के अलावा सारे सस्पेंड हो जाते हैं। फिर उसके बाद में 6 फंडामेंटल राइट जो है नेशनल इमरजेंसी जो आपके इसमें 19 वाला ये इंटरनल इमरजेंसी या आर्म्ड रिबेलियन की वजह से जो है नॉट इन आर्म्ड रिबेलियन, यदि आर्म्ड रिबेलियन से यदि इमरजेंसी लगी है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेजर इसके अंदर पार्ट है। अब यहां पे आता है डिक्लेरेशन कितनी बार हुआ है, तो नेशनल इमरजेंसी का जो डिक्लेरेशन है, नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन अभी तक जो है तो पहली बार तो हुआ था 1962 के अंदर एंड 1971 एंड 1975, ये 3 बार अभी तक नेशनल इमरजेंसी का ये 2 तो है जो रीजन एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से, एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से, और 75 वाला जो था इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से, इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से। ठीक है, तो ये आपका मेजर पार्ट आपके इसके अंदर जो जो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। प्रेसिडेंट रूल के कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं उसमें मैं बताऊं तो प्रेसिडेंट रूल के अंदर ज़्यादातर जो फंक्शन होते हैं प्रेसिडेंट रूल के कॉन्सिक्वेंसेज, प्रेसिडेंट रूल के कॉन्सिक्वेंसेज जो है ज़्यादातर जो फंक्शंस है, फंक्शंस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर के पास चले जाते हैं। कोई भी पावर जो है स्टेट लेजिस्लेचर को जो पावर है ज़्यादातर कौन एक्सरसाइज करता है, पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है। और ज़्यादातर जो प्रोविजंस है रिलेटेड टू स्टेट जो सारे के सारे कौन डिस्कस करेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो तो या सस्पेंड होती है या डिजोल्व हो रखी होती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो डिसमिस हो जाते हैं। तो ज़्यादातर जो फंक्शन एक्सरसाइज करना होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चले जाते हैं। तो उसी बेसिस पे आपका, और एक प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड जो है एसआर बोमाई जो है, इसको आप एक बार थोड़ा गौर खुद कर लेना, एसआर बोमाई केस, क्यों कभी कभार पूछ लेते हैं कौन सा केस किससे रिलेटेड है, तो ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। अंडर आर्टिकल 356 के अंदर कुछ इसके अंदर गाइडलाइंस आपकी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आज तक कितनी बार इमरजेंसी लगी है वो अपन देख लेते हैं। तो बात है छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, नो प्रेसिडेंट रूल, नो प्रेसिडेंट रूल। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कोई प्रेसिडेंट रूल है नहीं मिला है, अभी तक नहीं लगा है। और राजस्थान की मैं यदि बात करूं, राजस्थान के अंदर प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा था 1967 के अंदर, 1977 के अंदर, 1980 के अंदर और 1992 के अंदर। तो टोटल हो गए 4 टाइम्स राजस्थान के अंदर इमरजेंसी है, 4 टाइम्स लगी हुई है। ठीक है, तो ये मेजर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड और ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है इससे रिलेटेड आपके जो मैटर थे। अभी इसका वापस से क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन था इसका। ये तो इसका जो आंसर है आपके वो 4 होगा, 4 इसका आंसर होगा। आई होप सबने कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दिया होगा। तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मशीनरी जो है एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, उसके अलावा भी ऑप्शन है, तो इसका आंसर 4 होगा। अभी तक यदि आपने सारथी सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।